हेलो एवरीवन, मैं लक्ष्मण सिंह चौहान आप सभी छात्रों का आपके अपने ITN चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस पैथन प्रोग्रामिंग स्किल क्लास में हम लोगों को सीखना है एक प्रोग्राम जो आपके सामने एज अ प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम लिखा हुआ है। प्रॉब्लम नंबर 1, राइट अ प्रोग्राम टेक 2 नंबर और नंबर में इंटीजर नंबर एंड फाइंड आउट सम। सबसे पहले दिस इज द फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ योर लेक्चर ऑफ पैथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यह पहला कहा जा सकता है आपका एक लेक्चर है जिसमें आप प्रोग्राम बनाने चल रहे हैं। और उस प्रोग्राम में सबसे पहले मैं जिक्र करूंगा, यहां लिखा हुआ है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्यों लिखा गया है? एक्चुअली में जब हम मैथ की दुनिया में जब भी आपको कोई सवाल दिया जाता है तो इक्वेशन सॉल्व करने के दिया जाता है, वो भी एज लाइक ऑफ एक प्रॉब्लम ही होता है। और सॉफ्टवेयर डिजाइन फॉर द हेल्पफुल ह्यूमन प्रॉब्लम सॉल्विंग और सिस्टम सॉल्व प्रॉब्लम सॉल्विंग। आप सबको पता है हमारा सॉफ्टवेयर आने का उद्देश्य मात्र समस्या का समाधान के लिए है। समस्याएं यहां पर दो पक्ष है, एक यूजर है और दूसरा खुद अपने आप में सिस्टम है, कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, ह्यूमन की प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए भी सॉफ्टवेयर ही बनाए जाते हैं। लेकिन जो ह्यूमन की प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए सॉफ्टवेयर बनाए जाएंगे उन्हें हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। और जो सिस्टम की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाए जाएंगे या कंप्यूटर की खुद की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाए जाएंगे उन्हें सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। यही कारण है कि सॉफ्टवेयर को दो टाइप में क्लासिफाइड किया गया है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो कुल मिला के प्रॉब्लम के लिए ही सॉफ्टवेयर का आना था। जब भी यहाँ पर कोई क्वेश्चन होगा तो हम वहां क्वेश्चन को प्रॉब्लम के नाम से ट्रीट करूंगा, ठीक है। प्रॉब्लम में प्रॉब्लम दिया गया है कि एक प्रोग्राम बनाना है, टेक 2 इंटीजर नंबर। आपको नंबर में इंटीजर नंबर लेना है, वो भी कितने नंबर लेने हैं? 2 नंबर लेने हैं। एंड फाइंड आउट सम। देख लीजिए, सबसे पहले तो आपको कंफ्यूजन तब होती है स्टूडेंट को कि सर हम हाउ मेनी टेक 2 ऑब्जेक्ट इन आवर प्रोग्राम, हमारे प्रोग्राम में कितने ऑब्जेक्ट लें, हमको ये नहीं समझ में आता है। हमने आपको ये प्रॉब्लम आए, आप हमसे बताएं या ये कंप्लेंट करें सेल्फ से, मैं आपको इसका सलूशन आज बताऊंगा। दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास फॉर एवरीवन, बी अटेंशन, सभी को ध्यान देना है। सबसे पहले तो प्रॉब्लम को सुना जाता है। आपने प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल अगर पढ़ा होगा और या फिर एक गुड प्रोग्राम कैसे होते हैं अगर आपने वहां पर देखा होगा, शुरुआत के लेक्चर नंबर 2, 3 में शायद है। अगर आप नहीं देखे हैं तो इसी डिस्क्रिप्शन लिस्ट में अवेलेबल है, लेक्चर नंबर 2 या 3 आप जाके देख लीजिएगा। PDLC में या फिर प्रोग्राम से संबंधित में फीचर्स ऑफ प्रोग्राम में जरूर बताया गया है, आप वहां देख लीजिएगा। वहां बताया गया है डीप तरीके से कि कैसे किसी प्रॉब्लम को समझने के लिए प्रॉपर वे होना चाहिए। सबसे पहले तो हमें जो प्रॉब्लम है उसको सुनना पड़ेगा सही तरीके से। अगर आप लिख नहीं रहे तो सुनिए, लेकिन मैं कह रहा हूं सुनने से ज्यादा लिखना इंपॉर्टेंट होता है। सुनिए और साथ में लिखिए भी। जो कोई प्रॉब्लम हो उसको पहले राइट कर लीजिए, वो आपके लिए प्रॉब्लम होगा और उसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का ही नाम सॉफ्टवेयर होगा। ये प्रॉब्लम है, एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें 2 इंटीजर नंबर लेने हैं। तो सीधे सीधे आप इस प्रॉब्लम में ही देख पा रहे हैं, अगर आपको एक नहीं 2 इंटीजर नंबर लेने हैं, मतलब 2 इंटीजर कांस्टेंट वैल्यू लेना है। अगर आपको 2 इंटीजर कांस्टेंट वैल्यू लेना है तो यू हैव टू नीड 2 प्लेस होल्डर। तो आपको 2 प्लेस होल्डर की जरूरत पड़ेगी, 2 जगह की जरूरत पड़ेगी। और वो जो 2 जगह होगी उस एक जगह में एक वैल्यू स्टोर होगा और दूसरे प्लेस पे दूसरा वैल्यू स्टोर होगा। तो फर्स्टली आपको क्या करना होगा? यू हैव नीड टू प्लेस वेयर स्टोर 2 इंटीजर नंबर। सबसे पहले तो आपको 2 प्लेस बनाने होंगे और वो 2 प्लेस आपको नंबर 1 के लिए और नंबर 2 के लिए। और
एक काम क्या है, उन दोनों को योग करके, दोनों को एडिशन करके उसका प्राप्त जो आउटपुट होगा या रिजल्ट होगा, जिसे अंग्रेजी में हम सम कहते हैं, एक और जगह लोकेट करना पड़ेगा। इन दोनों को आपस में ऐड करके यहां पे क्या करना पड़ेगा, सम पर वैल्यू होल्ड कराना पड़ेगा। तो यू हैव नीड टू 3 डिफरेंट स्पेस। आप सबको पता है अगर हमें 3 स्पेस चाहिए तो 3 हमें रेफरेंस ऑब्जेक्ट चाहिए जो इस प्लेस का एड्रेस अपने पास होल्ड किए रहे, और उसी का नाम है ऑब्जेक्ट नेम। मतलब आपको 3 ऑब्जेक्ट चाहिए। अगर इस प्रोग्राम को आपको सॉल्व करना है तो यू हैव नीड टू 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट। आपको 3 ऑब्जेक्ट बनाने होंगे। ऑब्जेक्ट मीन्स प्लेस, एंड 3 ऑब्जेक्ट नेम, और 3 ऑब्जेक्ट नेम। चिंता की बात नहीं है, दोनों अलग अलग नहीं किया जाता है। ऑब्जेक्ट बनते समय ही वो नेम भी हम लोग बनाते हैं। तो आपको सबसे पहले तो वेरिएबल का डिक्लेरेशन, जिसे हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन, पहले सीखना होगा। ये पहला प्रोग्राम है, बहुत ही बेसिक तरीके से समझा रहा हूं, ध्यान रखना। ये प्रोग्राम बहुत आसान है, मुझे पता है, लेकिन इसमें गहरी बात है, क्योंकि हर वो बातें कहना चाहता हूं जो फंडामेंटल एक लर्नर के लिए या एक नेटिव प्रोग्रामर यूजर के लिए जरूरत होती है। पहले दिन की क्लास में कहां उसको प्रॉब्लम आएगी, कहां प्रॉब्लम आती है लर्नर को शुरुआत में, इनके बारे में जिक्र किया जा रहा है। सबसे पहले तो इस प्रोग्राम को पढ़ना और समझना कि प्रोग्राम में करना क्या है। तो हमने अगर 1 बार और 2 बार अच्छे से प्रोग्राम पढ़ लिया तो हमको ये बात समझ में आ जाएगा कि एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें 2 इंटीजर टाइप की वैल्यू लेना है, और दोनों इंटीजर टाइप की वैल्यू को ऐड करके एक तीसरे जगह पर रखना होगा और उसी को प्रिंट आउट कराना होगा। ये बात समझ में आ गया? ठीक है। अब बात आई सर हाउ टू डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्ट। हम सर ऑब्जेक्ट कैसे डिक्लेयर करें, या हाउ टू डिक्लेरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया, हाउ टू डिक्लेयर्ड क्लास ऑब्जेक्ट। हम क्लास ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कैसे करें सर? तो क्लास ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करने का सिंटैक्स आपको पता होना चाहिए। थ्योरी में बात किया था लेकिन फिर भी बात कर लेंगे। अगर आपको जगह बनाना है तो जगह का नाम देना पड़ेगा। जगह तो इंटरनली बन जाता है। आपको ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करने के लिए सिंटैक्स क्या समझिए, ऑब्जेक्ट का नेम इज इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू। सर कौन सी कांस्टेंट वैल्यू? जिस क्लास का कांस्टेंट वैल्यू चाहते हो। यहां पर प्रश्न सुनिए, टेक टू इंटीजर नंबर। इंटीजर मतलब क्या? इंटीजर क्लास की कांस्टेंट वैल्यू चाहिए। तो आप यहां बता सकते हो इसके लिए। अब यहां मैं इसलिए नहीं कुछ बोला क्योंकि ये सिंटैक्स इसके लिए नहीं है, किसी भी ऑब्जेक्ट के डिक्लेरेशन के लिए है। आप जिस भी क्लास का चाहते हैं उस क्लास का कांस्टेंट वैल्यू इधर रखेंगे और ऑब्जेक्ट नेम इधर रखेंगे। फिर से एक बार रिपीट कर दें, कैसे आप कोई ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं विथ वैल्यू। सिंटैक्स है ऑब्जेक्ट का नेम इक्वल टू क्लास कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है। और ये क्लास कांस्टेंट वैल्यू का क्या मतलब जरा समझिए। पहले ऑब्जेक्ट नेम क्या है? सर ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू आइडेंटिफायर। और आइडेंटिफायर का रूल्स जो है वो रूल्स है कुछ। अपने ऑब्जेक्ट का नामकरण करते समय हमें कुछ बातों का अनिवार्य रूप से पालन करना है, नहीं पाइथन कंपाइलर उसके लिए एरर जनरेट करता है। क्या करना होगा? ऑब्जेक्ट का नेम क्या होना चाहिए? फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी अल्फाबेट लेटर, और कोई भी केस में है कैपिटल हो स्मॉल हो डजंट मैटर। पहला कैरेक्टर आपका अल्फाबेट लेटर आर अंडरस्कोर सिंबल,
अगर आप ऑब्जेक्ट का नाम रखना चाहते हैं तो ऑब्जेक्ट का नाम हम आइडेंटिफायर के नाम से जानते हैं। आइडेंटिफायर या ऑब्जेक्ट एक ही चीज यहां पर है। आप चाहे ऑब्जेक्ट के रूल्स, ऑब्जेक्ट नेम के रूल्स आपको याद हो या आइडेंटिफायर का नेमिंग रूल्स याद हो, उनके बिहेव पर आपको इसको बनाना होगा। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर केवल प्रोग्रामिंग के लिए आए हैं तो मैं आपसे बताना चाहूंगा कि आपको इसी डिस्क्रिप्शन लिंक में वेरिएबल और ऑब्जेक्ट नाम का एक लेक्चर है जिसमें पूर्णतः बातें बता दी गई हैं। 30 से 40 मिनट का लेक्चर है जिसमें पूरी बातें स्पष्ट कर दी गई हैं। उस लेक्चर को देखकर ये बात आप कंप्लीटली समझ सकते हैं। हालांकि मैं बहुत छोटी बात में समझाना चाहूंगा, वहां पे नेमिंग रूल्स बहुत सारे बता रखे थे हमने, फिर भी फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी अल्फाबेट, लेटर और अंडरस्कोर सिंबल हो सकता है, और एक लेटर का भी हो सकता है। एटलीस्ट वन कैरेक्टर का ऑब्जेक्ट नेम हो सकता है या वन मोर देन भी हो सकता है। ये आपके डिपेंड अपॉन डिजायर, आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कितना बड़ा अपने ऑब्जेक्ट का नेम रखना चाहते हैं। बस कुछ रूल्स का फॉलो करना पड़ेगा, और मैं ये बात को बिलीव कर रहा हूं कि आपने लेक्चर देखा होगा तो ये बताने की हमको जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए कि ऑब्जेक्ट नेम का नेमिंग रूल्स क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट नेम के बाद क्लास कांस्टेंट वैल्यू आप करेंगे, आपके लिए वेरिएबल, इसे वेरिएबल भी कह सकते हो, ऑब्जेक्ट नेम भी कह सकते हो। ऑब्जेक्ट नेम या वेरिएबल नेम आपके लिए कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, अब एक प्रश्न आपका और हो सकता है, क्या सर मैं एक साथ एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट की वैल्यू रख सकता हूं? जी हां, रख सकते हैं। ऑब्जेक्ट नेम 1 कामा ऑब्जेक्ट नेम 2 कामा ऑब्जेक्ट नेम n इज इक्वल टू क्लास कांस्टेंट वैल्यू 1 कामा क्लास कांस्टेंट वैल्यू 2 कामा क्लास कांस्टेंट वैल्यू n। तो आप एक साथ एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर कर सकते हैं। आप एक बार में एक या एक से ज्यादा दोनों तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। हालांकि मैं इसको एग्जांपल में कई प्रोग्राम में आपको बताऊंगा, वो क्लियर समझ में आएगा, लेकिन मैं चाहता हूं चीजें शुरुआत में ही इतनी बढ़िया से बताई जाएं, जो आपको डाउट आए फिर आप पूछे। इससे पहले डाउट से पहले मैं बताऊंगा जिससे डाउट ही ना आए, और अगर आपका डाउट आए तो उससे भी बेहतर कोई डाउट आए जो सच में एक बढ़िया डाउट हो सकता है। वो नॉर्मल डाउट को डाउट नहीं कहे हम लोग, वो फंडामेंटल चीजें हैं। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गया कैसे हम लोग ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करेंगे। आइए प्रोग्राम को करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन में सबसे पहले तो हम ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे, और ये रहा ऑब्जेक्ट नेम। मैं रख लेता हूं no1 इज इक्वल टू, और कोई कांस्टेंट वैल्यू इंटीजर टाइप की दे दूं। इंटीजर टाइप का कांस्टेंट वैल्यू कैसा होता है? विदाउट डेसिमल टाइप। तो ये रहा आपका 2, और ये रहा no2 इज इक्वल टू सपोज दैट 5। हमने दिस इज अ कांस्टेंट, दिस इज अ कांस्टेंट, और किस क्लास का है? आप कहेंगे इंट क्लास कांस्टेंट टाइप वैल्यू। ये भी क्या है? इंट क्लास कांस्टेंट टाइप वैल्यू। क्यों सर ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि आपने ही अपने प्रॉब्लम में बताया है कि 2 इंटीजर कांस्टेंट वैल्यू आपको लेना है। और ये क्या है सर? दिस इज अ इंट क्लास टाइप ऑब्जेक्ट नेम। दिस इज आल्सो इंट क्लास टाइप ऑब्जेक्ट नेम। This is a object name, this is also object name, this is a constant class type value, this is also class constant type value, और integer class के constant type value है। This is a assignment operator, यह assignment operator है जिसकी मदद से यह 2 no1 पे और यह 5 no2 पे असाइन हो रहा है। ठीक है, अब ये आपको बात समझ में आ गया।
अब क्या करना है, हमें सम करना है। सम करना है तो वेरिएबल का नाम क्या रखा मैंने, या ऑब्जेक्ट नाम क्या रखा, सम। और लॉजिक क्या होता है सम करना, NO1 प्लस NO2। आप NO1, दिस इज अ ऑब्जेक्ट नेम फर्स्ट, दिस इज आल्सो ऑब्जेक्ट नेम सेकेंड। आप ये इनडायरेक्ट टाइप में, इसे हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट टाइप, इसे हम लोग बोलेंगे कैलकुलेशन स्टेटमेंट, कैलकुलेशन स्टेटमेंट। और कौन सा कैलकुलेशन है, अर्थमेटिक कैलकुलेशन स्टेटमेंट है। क्योंकि कैलकुलेशन दो टाइप के होते हैं, एक लॉजिकल कैलकुलेशन स्टेटमेंट होते हैं, एक अर्थमेटिकल कैलकुलेशन स्टेटमेंट होते हैं। तो ये प्लस सिंबल जो लगा हुआ है अर्थमेटिकल ऑपरेटर है, इसलिए अर्थमेटिक कैलकुलेशन स्टेटमेंट है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आया। ये NO1 और NO2 ये मात्र ऑब्जेक्ट के नेम है। ऑब्जेक्ट माने प्लेस होता है, और वो प्लेस कहां बना होगा, आइए मैं आपको ये भी बताता हूं। ठीक है, इंटरनल रैम में चले, पहले आपको रैम पे ले चलता हूं। रैम में दो पार्टीशन है, एक पार्टीशन हीप एरिया है और एक पार्टीशन स्टैक एरिया है। आप जब NO1 इज इक्वल टू 2, मतलब आपने 2 टाइप का कांस्टेंट वैल्यू जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर रखने की बात किया, तो यहां पर एक लोकेशन बनेगा, इसका अपना कुछ रेफरेंस आईडी होगा, एक और ब्लॉक बनेगा, अपना यूनिक इसका रेफरेंस आईडी होगा। ये रेफरेंस आईडी NO1 को पास कर दिया जाएगा, और NO1 के पास ये रेफरेंस होने के कारण ये इसको आइडेंटिफाइड करना शुरू कर देगा, रेफरेंस करना शुरू कर देगा। ठीक है, अब एक बात और नोट करना, बहुत डीप बात है, लेकिन अभी अब एक बेसिक लेवल पे आप स्टूडेंट्स हैं, लेकिन फिर भी जिक्र कर दो, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं 100 लेक्चर के बाद आपको यहां तक आने को मौका मिला है, तो बहुत सारी बातें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। ये NO1 और NO2 ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट ऑलवेज स्टोर द रेफरेंस ऑफ प्लेस नॉट एक्चुअल वैल्यू। यहां पर ऑब्जेक्ट नेम जो भी है वो रेफरेंस एड्रेस अपने पास होल्ड करता है, उसके पास एक्चुअल में वैल्यू नहीं होती है। एक्चुअल वैल्यू कहां होता है, हीप एरिया में, और हीप एरिया में क्या है, यहां पे 2 और यहां पे 5 है। दिस इज द एक्चुअल वैल्यू, दिस इज अ फॉर्मल वैल्यू, या यू कैन से दैट दिस इज अ रेफरेंस आईडी, दिस इज अ मेमोरी एड्रेस। याद रखना, आपका ऑब्जेक्ट नेम जब भी कोई चीज स्टोर करेगा तो वो रेफरेंस स्टोर करता है, एक्चुअल वैल्यू स्टोर नहीं करता है। तो यह एक प्रकार का रेफरेंस ऑब्जेक्ट होता है। बहुत डीप में नहीं जाना, बस सुन लेना है। ये बातें तो मैंने आपको कई बार बताया है लेक्चर में, इसलिए बात बहुत आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन अभी ये सब बातें ना सोचे, आप यूं ही सोचे कि यह एक ऑब्जेक्ट है जो अपने पास वैल्यू रखा हुआ है। ठीक है, अब सम इक्वल टू NO1 प्लस NO2, NO1 के साथ NO2 क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। आप कहो सर NO1 के पास क्या है, NO2 के पास क्या है, तो यहां नहीं पता चलेगा। आइए चलते यहाँ पे, NO1 के पास क्या है और NO2 के पास क्या है। आप देख रहे हैं NO1 जब आप कहोगे तो NO1 किसको देख रहा है, इसको देख रहा है, और ये 2 यहां से निकलेगा। ये NO1 का रेफरेंस क्या है, ये है, और इसके रेफरेंस के माध्यम से क्या निकलेगा, 2 प्लस इसका रेफरेंस आईडी क्या है, इसका रेफरेंस आईडी है NO2 का 2026, और 2026 किसको पॉइंट कर रहा है, उस प्लेस पे। उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, 5। आप देख पा रहे हैं डीप तरीके में वो चीजें इस तरह से इस तरह पाया हुआ है। अब ये एक्चुअल वैल्यू मिले उसको 2 और 5, और 2 और 5 आपस में ऐड करेंगे, चाहे मैनुअल कर ले चाहे वो कंप्यूटर करे, कैलकुलेशन सेम ही होते हैं, बस तरीके दोनों के अलग अलग होते हैं। अर्थमेटिकल जो ऑपरेशन होते हैं और जो हम लोग का बाइनरी ऑपरेशन होता है, दोनों का ऑपरेशन अलग अलग होता है, लेकिन आंसर सेम आता है, क्योंकि उसको भी तो आप ही लोगों ने तैयार किया है। ऐसे हिसाब से तैयार किया गया है कि आपका मैनुअल टाइप का कैलकुलेशन और जब कोई इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेशन होता है तो रिजल्ट दोनों को सेम आते हैं।
तरीका अलग अलग है, मैं किसी दिन चर्चा करूंगा इसी प्रोग्रामिंग में, जब आपको अच्छे समझा पाऊंगा कैसे कैलकुलेशन इंटरनली होता है। अब जरा बताइए 2 और 5 प्लस के साथ जब ऐड होंगे तो आउटपुट क्या आ जाएगा, इस पर सम पर आ जाएगा 7। तो एक प्लेस और बना है और इसका एड्रेस 2028 सपोज दैट ये इसका एड्रेस है। तो एक सम नाम का एक और रेफरेंस ऑब्जेक्ट है जो 2028 को क्या कर रहा है, रेफरेंस कर रहा है, जिसकी वैल्यू क्या है 7 है। ये इंटरनली बात है भाई, ये आपको दिखाई नहीं देगा, ये तो मैं आपको ये रैम एरिया पे ले जाके मैं आपको एक्सप्लेन कर पा रहा हूं, चीजों को समझा पा रहा हूं। क्योंकि पहली क्लास है, मैं बार बार इस बात को नहीं करूंगा। टुडे जब फर्स्ट क्लास और पहले क्लास में कंसेप्ट बनाना बहुत अनिवार्य होता है, आपके लिए भी बहुत जरूरी है, मेरे लिए भी जरूरी है। क्योंकि बहुत सारी बातें होंगी जो नेक्स्ट लेक्चर में मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं शब्द बोलूंगा और समझ ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि मैं पहले समझ आपको दे रहा हूं आज के लेक्चर में। फिर से एक बार क्लियर कर दूं मैं चीजों को। ये रहा प्रॉब्लम में दिया गया था कि राइट अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम बनाइए, टेक 2 इंटीजर नंबर, जिसमें 2 नंबर लीजिए आप, ठीक है। और जब मैं यहां टेक लिखा रहेगा तो प्रोग्राम टाइम समझिएगा, इनपुट लिखा रहेगा तो रन टाइम समझिएगा। और अभी हम लोग क्या करेंगे, रन टाइम वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे ही नहीं करेंगे। किसी वेरिएबल पर या किसी ऑब्जेक्ट पर वैल्यू देने का 2 तरीका होता है, एक प्रोग्राम टाइम वैल्यू इनिशियलाइजेशन, एक रन टाइम वैल्यू इनिशियलाइजेशन। रन टाइम वैल्यू इनिशियलाइजेशन अभी आपको नहीं देखना है, क्योंकि मैं पहले आपको प्रोग्राम टाइम बताऊंगा। प्रोग्राम टाइम में दक्षता हो जाएगी आपके पास, जब आपके पास वो स्किल आ जाएगी फिर मैं आपको रन टाइम वाला बताऊंगा और फिर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जब भी यहाँ टेक लिखा रहेगा तो आप समझिएगा आपको प्रोग्राम टाइम ही लेना है। तो टेक 2 इंटीजर नंबर, 2 आपको इंटीजर टाइप का नंबर लेना है। अगर आपको 2 इंटीजर टाइप की वैल्यू लेना है तो आपको होल्डर प्लेस चाहिए, और होल्डर प्लेस चाहिए तो 2 होल्डर वेरिएबल नेम चाहिए, और उन दोनों वेरिएबल की वैल्यू को आपको जोड़कर सम नाम के एक तीसरे होल्डर प्लेस पर जगह बनाना होगा, उसका नाम सम देना होगा और उसको प्रिंट करना होगा। आई होप यहां तक बात समझ में आई। उसके लिए मैंने एक ऑब्जेक्ट नेम NO1 लिखा, आप यहां नंबर 1 लिख सकते हैं, N1 लिख सकते हैं। याद रखिए ऑब्जेक्ट नेम शुड बी शॉर्ट एंड एप्रोप्रिएट, वेरिएबल नेम शुड बी शॉर्ट एंड एप्रोप्रिएट, आइडेंटिफायर नेम शुड बी शॉर्ट एंड एप्रोप्रिएट। आपका ऑब्जेक्ट नेम या वेरिएबल नेम या कोई भी आइडेंटिफायर होगा, नेमिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, नाउन कोई भी होगा, नाउन ही तो है। नाउन इज अ नेमिंग थिंग्स, प्लेस, पर्सन। नाउन की जो डेफिनेशन है एक्चुअली में आइडेंटिफायर मतलब नाउन, और नाउन जब भी आप देना है, नेमिंग ऑफ थिंग्स कोई देना है, नेम ऑफ थिंग्स देना है, तो याद रखना है वो सरल होना चाहिए और समझ उसके साथ होनी चाहिए। मैं यहां पर राज और रीना लिखता तब भी कोई एरर नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा राज और रीना पे 2 और 5 जा रहा है, थोड़ा सा अनमैनर्ड हो जाता, थोड़ा सा अनसेंसिबल होता। इसीलिए ऑब्जेक्ट का नाम देना भी अपने आप में आर्ट है, ध्यान रखना। प्रोग्रामिंग स्किल ही अपने आप में एक आर्ट है। यू आर आल्सो प्रोग्रामर और यू आर आल्सो ब्रेन आर्टिस्ट। आप ब्रेन आर्टिस्ट भी हो, है ना। प्लस लॉजिकल स्किल्स बहुत अच्छे से इंप्रूव हो जाएगी। तो याद रखना यहाँ पे नामकरण करते समय ऑब्जेक्ट का इस बात का ध्यान देना चाहिए कि आपको रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर के हिसाब से यहाँ पे नामकरण करना है। अब बात करें यहाँ कांस्टेंट वैल्यू की। कांस्टेंट वैल्यू में आपको इंटीजर टाइप की कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पर आपने दे दी, ठीक। ये इसी को कहते हैं डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। हालांकि यहाँ डिक्लेरेशन और डेफिनेशन दोनों हुआ है। एक समय था जब पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, एक्सटेंडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जैसे C++ में ये इस तरह होता था। पहले आप डाटा टाइप डिक्लेयर करते थे और फिर आप उस पर वैल्यू इनिशियलाइज करते थे। इसे डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल कहते हैं, इसे इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिए। इस लाइन को डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल कहा करते थे और इसको हम इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल कहा करते थे। आप देख रहे हैं 2 लाइन में काम हो रहा है। उस समय भी बताया गया था
कि आप int a=5 ऐसे भी कर सकते हैं। तो कुल मिला के आप डिक्लेरेशन और डेफिनेशन दोनों साथ भी किया कर सकते थे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी, C++, जावा में भी। ये नियम पहले भी था। लेकिन पाइथन में क्या है, पाइथन में वो नियम तो है ही है, दो चीज और आपको मुक्त हो गया। पहला, आप क्लास की बताने की जरूरत नहीं है, क्लास टाइप आप चाहे तो नहीं, बताना ही नहीं है। और दूसरा, आपको ये जो लास्ट में इंडेड विद सेमीकोलन लगा रहे हैं, इसको भी लगाने की जरूरत नहीं है। जरा आप ध्यान देखिए, वो ही प्रोग्रामिंग आपको इस तरह दिखाई दे रही है। आपने ऑब्जेक्ट नेम लिखा, आपने किसी प्रकार का क्लास नेम डिक्लेयर नहीं किया, आपने सीधे ऑब्जेक्ट नेम लिया और आपने कांस्टेंट टाइप की वैल्यू लिखा। आपका जो स्मार्ट पाइथन कंपाइलर प्रोग्राम है, इसी कांस्टेंट वैल्यू को देखकर तुरंत उसने क्या किया, एक जगह लोकेट कर लिया जो कि इंटीजर टाइप का होगा, दूसरा YANO2 नाम का फिर से एक जगह का लोकेट कर लिया, और दोनों का रेफरेंस आईडी YANO1 और YANO2 नाम के ऑब्जेक्ट नेम के ऊपर रेफरेंस कर दिया, और ये इनको देखने लगे। यहां तक बात समझ में आ गया। आगे इस लाइन में आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, दिस इज अ लॉजिक ऑफ एडिशन। ये लॉजिक है, ध्यान रखना। ये डाटा हो सकते, ये डाटा, ये डाटा, ये डाटा, ये डाटा, ये डाटा, ये डाटा, ये भी डाटा है, लेकिन ये लॉजिक है। ये क्या है, लॉजिक। इस प्रोग्राम में दो ही चीज तो था, या दो ही चीज तो है, एक तो डाटा और दूसरा क्या है, लॉजिक है। प्रोग्राम में ओनली टू थिंग्स, जो प्रोग्राम होता है उसमें दो चीज ही तो होती है, एक तो डाटा और दूसरा लॉजिक। लॉजिक तो आपको लगाना पड़ेगा, लॉजिक ही समझाने की मैं बात कर रहा हूं। डाटा तो आपको पहले से पता है, दिस इज अ डाटा, दिस इज आल्सो डाटा, दिस इज आल्सो डाटा, सब कुछ डाटा है। लेकिन ये जो लॉजिक आपने लगाया है, हाउ टू कैलकुलेट टू इंटीजर नंबर एंड हाउ टू फाइंड आउट सम, दिस इज अ लॉजिक ऑफ प्रोग्राम, और इस लॉजिक ऑफ प्रोग्राम की मदद से यह प्रॉब्लम सॉल्व हो पा रहा है। ठीक है, तो अब यहां पे क्या बताया गया, YANO1 YANO2 दोनों रिफरेंस्ड ऑब्जेक्ट हैं, इनके पास सच में वैल्यू नहीं है, ये किसी को पॉइंट कर रहे हैं, लेकिन जब उनको देखते हैं तो ये दिख जाते हैं, यहां से वैल्यू फेच कर पा रहे हैं। तो YANO1 का रिफरेंस 2021 है, तो वहां गया, और वहां जाने के बाद उनको ये कांस्टेंट वैल्यू 2 मिली। ये कांस्टेंट वैल्यू कहां पड़ी होती है, हीप एरिया पड़ी होती है। ठीक है, और YANO2 भी क्या किया, 2026 चूंकि उसका हीप एरिया का अपना एक रेफरेंस आईडी था, उस रेफरेंस आईडी को यहां दे दिया गया, असाइन कर दिया गया, ये इनको रेफरेंस करने लगे, तो वो उनकी मदद से 5 मिल गया। और ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है दूसरे ऑब्जेक्ट का, और दोनों आपस में ऐड होकर सम पे क्या हुआ है, असाइन हो चुका है। और ये यहां पर आप देख रहे हैं, हमने आपको इंटरनल तरीके से भी समझा दिया। अब केवल एक काम करना है, आप जरा सोच कर बताइए, क्या इस प्रोग्राम में, क्या आपके इस प्रोग्राम को मैं रन कराऊं, पहले सेव करना पड़ेगा। सेव करने के बाद अगर मैं इसको F5 से रन कराऊं तो क्या दिखेगा, पहले सोच के बताइए। तो क्या दिखेगा, मैं आपको फिर से रिमाइंड कर दूं, मैंने बताया था, इफ यू वांट टू सी एनीथिंग देन यू हैव नीड टू द प्रिंट प्रीडिफाइंड आउटपुट फंक्शन। आपको प्रीडिफाइंड जो फंक्शन है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, जो लाइब्रेरी में प्रीडिफाइंड रखा हुआ है, आपको उसको कॉल करना पड़ेगा। तो आपने कहीं प्रिंट यूज नहीं किया है, तो अगर आप इसे रन भी कराएंगे तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि दिखाने वाला फंक्शन का नाम है प्रिंट, और प्रिंट आपने यूज नहीं किया। अगर मैं प्रिंट में जिसको देखना चाहता हूं उसको देख लूं, मतलब पास कर दूं, तो आप देख सकते हैं। आइए इस प्रोग्राम को अब मैं बनाता हूं, ये तो समझाने के लिए हौच पाच हो गया है, अब आपको प्रोग्राम बताऊंगा और आसानी से समझ आएगा। और मुझे अब दूसरे प्रोग्राम में तमाम बातें आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप आप बहुत बढ़िया समझ पाए होंगे इस बात को। आइए, ये रहा आपका आइडियली विंडो। ठीक है, इस पे हमने क्या किया, सबसे पहले मैंने लिखा YANO1 = 100, या छोटी वैल्यू रखते हैं सबके लिए कंफ्यूजन ना हो। YANO2 = चलो फिर भी 10 ले लेते हूं। आप देख रहे हैं मैंने दो कांस्टेंट टाइप, इंटीजर कांस्टेंट टाइप की वैल्यू दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पर असाइन कर ली। ठीक है, लेकिन अभी एक बार आप कंफ्यूज होंगे,
क्योंकि एक रूल है पाइथन का, अगर वैल्यू सेम होती है तो जगह नहीं एलोकेट होता है, आपको पता होगा, इसलिए मैं उस बात को अभी नहीं बोलता हूं। 10 और 12 मैंने दो अलग अलग वैल्यू लिया, ठीक है, और मैं अब क्या करूंगा, SUM इज इक्वल टू NO1 प्लस NO2। मैंने दो अलग अलग कांस्टेंट वैल्यू दो अलग अलग ऑब्जेक्ट नेम पे असाइन कर लिया, और फिर मैं NO1 और NO2 को आपस में ऐड करके NOSUM पे असाइन करूंगा। अब मुझे प्रिंट करना है। अब प्रिंट में तुम्हें क्या करना है आप जानो। आप चाहते हो ये भी वैल्यू दिखे तो मैसेज के साथ दे दो, दिस इज माई फर्स्ट NO1। ये एक मैसेज है, ध्यान रखना। मैसेज क्या है, वी कैन से दैट दिस इज अ स्ट्रिंग कांस्टेंट। ये पाइथन के लिए स्ट्रिंग कांस्टेंट वैल्यू है, केवल आपके लिए मैसेज का काम कर रहा है। फिर आप यहां क्या कर देंगे, NO1 की वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हैं, ये NO1 है। फिर से आइए प्रिंट में, दिस इज माई सेकेंड NO2। ये दूसरा नंबर NO2 है, और आप यहां पर NO2 आपको ध्यान रखना है, पैराथेसिस के अंदर दोनों तरफ एक पैराथेसिस ओपन एक पैराथेसिस क्लोज, एक पैराथेसिस ओपन एक पैराथेसिस क्लोज। P स्मॉल लेटर में, R स्मॉल लेटर में, INT ऑल लेटर शुड बी स्मॉल, मस्ट बी स्मॉल। चूंकि ये पहले से प्री डिफाइंड फंक्शन है और स्मॉल केस में ही लिखा गया है, आप इसको कभी फॉरगेट नहीं करिएगा। आप प्रिंट के स्पेलिंग में कोई मिस्टेक नहीं करिएगा, प्रिंट के केस में कोई मिस्टेक नहीं करिएगा। स्मॉल लेटर में PRINT और पैराथेसिस ओपन पैराथेसिस क्लोज। अगर आपको मात्र वैल्यू ही देखना था तो ये मैसेज ना लिखते, आप केवल NO1 लिखते तो आपको 10 दिख जाता, आप केवल NO2 लिखते तो 12 दिख जाता। लेकिन मैं चाहता हूं आउटपुट में मैसेज के साथ आउटपुट दिखे, तो मैंने पहले क्या यूज किया, मैसेज। आप देख पा रहे हैं आपने दो ऑब्जेक्ट पास किया है। पहला ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग कांस्टेंट है, कॉमा लगाया है, और दूसरा ऑब्जेक्ट आपने इंटीजर कांस्टेंट पास किया है। अगर सामान्यतः समझा जाए तो प्रिंट के अंदर दो आर्गुमेंट पास किया है, एक कांस्टेंट आपने पास किया स्ट्रिंग कांस्टेंट जिसे मैसेज कह रहा हूं, एक आपने ऑब्जेक्ट पास किया है जो इंटीजर टाइप का है। तो कुल मिला के ये भी आपको आउटपुट शो करेगा और इसका जो वैल्यू होगा वो शो करेगा कांस्टेंट टाइप का। प्रिंट सद्यो कांस्टेंट टाइप की वैल्यू शो करता है, ऑब्जेक्ट दोगे तब भी वो कांस्टेंट ही बताएगा, ठीक है। मतलब आप पास करोगे NO1 तो उसकी वैल्यू कांस्टेंट क्या 2 दिखाएगा, NO2 पास करोगे प्रिंट में क्या दिखाएगा 5 दिखाएगा। ध्यान रखना, वो ये नहीं दिखाएगा, उसकी कांस्टेंट वैल्यू शो करता है। आप दूसरे प्रिंट में भी देख लीजिए, दिस इज अ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, दिस इज अ सेकंड ऑब्जेक्ट, और एक कामा बता रहा है दिस इज अ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, दिस इज अ सेकंड ऑब्जेक्ट। एक स्ट्रिंग कांस्टेंट है, दूसरा एक आपने ऑब्जेक्ट पास किया है, लेकिन याद रखना ऑब्जेक्ट का कांस्टेंट शो करता है, ये एक स्ट्रिंग कांस्टेंट शो करेगा और इसकी वैल्यू शो करेगा। कुल मिला के आपके लिए एक मैसेज है, मैसेज बाद उसकी वैल्यू है। ये भी बात आपको समझ में आ गया। ये कुछ आपको नहीं करना है, लाइनिंग आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, क्योंकि पहला प्रोग्राम है, बहुत बढ़िया सीखे आप, समझे इसलिए। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे प्रिंट में द सम ऑफ बोथ नंबर इक्वल टू, ये मैसेज है, हम इसे मैसेज कहेंगे, आप भी इसे मैसेज कहिए, लेकिन यह एक कांस्टेंट वैल्यू है जिस स्ट्रिंग टाइप की जो आपने पास करना है इसमें प्रिंट में, वो इसी सेम टू सेम इसी तरह आपको आउटपुट पे शो कर देगा। और आप दूसरा आर्गुमेंट इसमें क्या पास कर रहे हैं, आप आर्गुमेंट पास कर रहे हैं सम की वैल्यू को। आप करो सम का कांस्टेंट वैल्यू दिखाया जाए, आप चाहो तो इसमें आप कुछ और कर सकते हो, मर्जी आपकी है। अब इसको रन कराओगे, पहले सेव करोगे, सेव करने क्या है, आप आप Ctrl+S करिए, आप इसको किसी नाम से सेव करिए, जैसे fnam.py, f नाम से आपने सेव कर लिया। जब आप इसको रन कराओगे तो रन कराने पे आउटपुट वही आता है जो प्रिंट में लिखा होगा। जरा देखिए प्रिंट में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले मैसेज आएगा, ये पहले कंपाइलर करेगा क्या, देखिए
और इसे सीक्वेंस कंट्रोल स्टेटमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? सीक्वेंस कंट्रोल स्टेटमेंट। आपको याद भी होगा, हम लोग इससे पहले जो शुरू किए थे क्लास, उसमें देखा था कांस्टेंट जो आपका कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं: सीक्वेंस कंट्रोल स्टेटमेंट, डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट एंड रिपीटेशन कंट्रोल स्टेटमेंट। हम लोग शुरुआत किसका किए हैं? सीक्वेंस कंट्रोल स्टेटमेंट का। और देख लीजिए, यह जो प्रोग्राम है ये सीक्वेंस कंट्रोल स्टेटमेंट टाइप का प्रोग्राम है। मतलब इसमें प्रत्येक लाइन एग्जीक्यूट होगी, कोई भी रिमेन्स नहीं होगा। ठीक, सबसे पहले ये लाइन वैल्यू इनिशियलाइज करेगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर वैल्यू इनिशियलाइजेशन के लिए वैल्यू बदल दें। यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 12 है। NO1 पे 10 जगह कंज्यूम हुआ, 10 रखा गया, अपना मेमोरी एड्रेस हुआ, उसने NO1 को पास कर दिया। जब ये 10 हुआ ना, हुआ क्या इंटरनली? पहले तो हमारा ये किस क्लास टाइप का कांस्टेंट है? इंटीजर क्लास टाइप का कांस्टेंट है। हमारे कंपाइलर ने, सी पाइथन कंपाइलर ने पहले तो जगह लोकेट किया। और किस टाइप का कांस्टेंट है ये कांस्टेंट है इंटीजर टाइप का। तो 24 बाइट इसने जगह कंज्यूम किया। एक्चुअली में यहाँ पे साइज डायनेमिक होता है, वैल्यू बढ़ेगी साइज बढ़ जाएगी, वैल्यू घटेगी साइज कम हो जाएगी। तो अभी साइज पे ध्यान न दें। एक जगह लोकेट होगा और उसका अपना रेफरेंस आईडी होगा, सपोज दैट 2021 था, और इस एड्रेस को इसने NO को क्या कर दिया? NO1 को पास कर दिया। दो काम हुआ यहाँ पे, ध्यान रखना। 2021 एक लाइन में ये इतना काम हुआ है, ध्यान रखिए। और यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, दिस इज द फर्स्ट लाइन स्टेटमेंट। यहाँ पर एक काम हुआ है एक स्टेटमेंट में। दूसरा लाइन भी उसी तरह है, तो दूसरा काम देख लो यहाँ पे हुआ है, एक जगह लोकेट हुआ, उसकी वैल्यू एक्चुअल 12 हुई है, उसका रेफरेंस आईडी NO2 को दे दिया गया है, NO2 उसको रेफरेंस करने लगा है। तीसरी लाइन में NO1 NO2 की वैल्यू जुड़ी जाएगी। NO1 की वैल्यू क्या है? 10 है। NO2 की वैल्यू क्या हो? पहले NO1 की वैल्यू क्या है? 2021 है, इसके पास जाएगा तो इसको 10 मिलेगा। NO2 के रेफरेंस आईडी का वैल्यू क्या है? 12 है, जो कि कांस्टेंट वैल्यू दिखाता है प्रिंट। तो यहाँ पे NO12 और 10 दोनों आपस में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। और ऐड होने के बाद असाइन किस पे हो जाएगा? सम पे हो जाएगा। तो सम पर जो भी आउटपुट आया होगा 10 और 12 ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 22। तो 22 इसका आउटपुट, 22 इसका आउटपुट आ गया। और इस रेफरेंस आईडी को सम नाम के स्टैक एरिया पे जो सम नाम का एक आइडेंटिफायर है उसको दे दिया। यह ऑब्जेक्ट नेम इसको आइडेंटिफाई कर रहा है, रेफरेंस कर रहा है। नीचे देखिए एक मैसेज है। अब यहां से आउटपुट पे छपेगा, क्योंकि आउटपुट कुछ भी छापना होगा प्रिंट की मदद से छपता है। दिस इज अ कांस्टेंट टाइप वैल्यू, स्ट्रिंग कांस्टेंट टाइप वैल्यू। ये ऐसे का वैसा आपको छाप देगा और ऐसे ये नहीं दिखाएगा। दिस इज माई फर्स्ट नंबर 1। और इधर NO1 आपने किया है। NO1 क्या है? NO1 रेफरेंस है, इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है? 10 है। तो यहाँ आउटपुट क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। कितना बढ़िया होता है यदि आपने यहाँ पे कोलन लगाया होता, तो आउटपुट के बीच में यहाँ कोलन लगा होता और बढ़िया दिखता। दिस इज माई फर्स्ट नंबर। अब देखिए दूसरा, दिस इज माई सेकेंड नंबर। अब आपका प्रिंट फिर से लिखा हुआ है। प्रिंट सद्यो नई लाइन में क्या करेगा? आउटपुट को शो करेगा। दिस इज माई सेकेंड नंबर 2। और ध्यान रखना, अगर आपने कोलन यहीं नहीं लगाया तो यहां नहीं आएगा। अगर आपको जैसा देखना हो यहां लगाना पड़ेगा। तो मैं मान लूं लगाए हो आप, ये देखिए यहां भी लगा हुआ है। और NO2 की वैल्यू क्या है? NO2 की वैल्यू 12 है, यहां 12 दिख रहा है। फिर से एक प्रिंट में फिर एक मैसेज है, फिर आपको शो करेगा द सम ऑफ बोथ नंबर। और आपको कोलन यहां इक्वल टू लगा तो क्या आएगा? इक्वल टू आएगा। और सम की वैल्यू क्या होगी? सम की वैल्यू 22 है, तो 22 शो होगा। दिस इज अ आउटपुट और दिस इज अ सोर्स प्रोग्राम। आप देख रहे हैं जैसा आपने लिखा है वैसा इसका आउटपुट आ रहा है। अगर आपको आउटपुट दिख गया है, आप चाहते हो मैं सोर्स पे जाऊं, तो आपको क्लिक करना होगा कोई भी
कीबोर्ड की बटन, तो ऑटोमेटिकली आप जंप करके कहां पहुंच जाएंगे, अपने सोर्स विंडो पे आ जाएंगे। और सोर्स विंडो से फिर से अगर आप आउटपुट देखना चाहते हैं तो रन कराने के लिए F5 बटन प्रेस करिए। जैसे आप आया होगा, ये पहले सेव करना है, फिर F5 करना है, या जिसे आप रन मॉड्यूल कहते हैं, आप मेनू से जब रन मॉड्यूल कर सकते हैं। आपको ये आउटपुट दिखेगा। आउटपुट देखने जब तक दिखे देखना हो देखिए। जब आपको फिर से अपने विंडो पे जाना हो तो कोई भी कीबोर्ड बटन प्रेस करिए, फिर से अपने विंडो पे आप चले जाएंगे। और अगर आप मोबाइल ऐप पे कर रहे हैं तो वहां पे आपको बैकवर्ड बटन लगा हुआ है, बैकवर्ड से आप पीछे जा सकते हैं। क्योंकि यह प्रोग्राम रन कराने के लिए आप लैपटॉप कंप्यूटर के अलावा भी अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो उसमें PY3 नाम का एक अपना IDE आप ले सकते हैं और वहां पे अपना प्रोग्राम रन कर सकते हैं, प्रोग्राम रन करेगा। आई होप ये बात समझ में आया। आपके लिए मैं एक काम दे रहा हूं, मैं रेगुलर आपके लिए एक टास्क दूंगा। अब मुझे आउटपुट इस तरह चाहिए। मैं पहली बात तो इसको एक ही लाइन में करना चाहता हूं सर, क्या आप कर पाएंगे? ये जो मैंने 3 लाइन लिखा है, ये 3 लाइन आपका एक ही लाइन में हो, लेकिन दिखे मुझे ऐसे आउटपुट, मतलब वही /n का उपयोग करना पड़ेगा। मैं चाहता हूं आपके लिए प्रैक्टिस हो जाए। आपको तो ये लिख ही लेंगे आप, ये डेफिनेटली चलेगा, कोई एरर नहीं होगा। आप एक काम करिएगा, आप एक ही प्रिंट में ये तीनों को कैसे लिखेंगे ये आप करके देख लीजिएगा। /n लगाना पड़ेगा, बस कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको अपने हिसाब से कर लीजिएगा। /n 2/n यूज करना पड़ेगा, आप प्रैक्टिस कर लेंगे। दूसरी बात, एक तो ये हो गया। दूसरा आपके लिए प्रोग्राम में क्या होम टास्क है, मुझे आउटपुट ऐसे नहीं देखना है, हमें आउटपुट ऐसे देखना है। कैसे आप करेंगे आप जानिए। ऐसे मुझे आउटपुट क्या दिखा सकते हैं, यही सेम प्रोग्राम है, मुझे कुछ नहीं दिखना है। हम जब रन कराएं तो हमको इसी वे में मिल जाए, बस यही लाइन मिल जाए, ऐसे मिल जाए लिखा हुआ एग्जैक्ट। तो ये लिया आपके लिए होम टास्क नंबर 1। नंबर 1 तो ये है कि इसे एक लाइन में करना है। नंबर 2, इसको चाहे एक लाइन में करिए चाहे कई लाइन में, हमसे इससे लेना देना नहीं है। आप एक, ये आपके लिए होम टास्क है कि ऐसे 3 लाइन के प्रोग्राम को उसको एक लाइन में करना है। दूसरा आपके लिए प्रैक्टिस के लिए मैं दे रहा हूं कि हमको इस तरह से आउटपुट चाहिए इसी प्रोग्राम का। आप इसको जरूर करिएगा और अपने स्किल को बूस्ट करिए, इससे आपका प्रोग्राम बहुत बढ़िया हो जाएगा और डेफिनेटली यू मेक अ परफेक्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप बिलीव करिए, अगर आपने थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ा है और पूरा थ्योरी पढ़ने के बाद आप प्रोग्राम पढ़ रहे हैं तो बिलीव करिए यू आर अ बेस्ट प्रोग्रामर इन फ्यूचर टाइम। आप एक बेस्ट प्रोग्रामर होंगे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और ये तरीका आपको पसंद आ रहा हो तो कमेंट करने की जरूरत है। देखिए, आप लगभग 102-103 लेक्चर पढ़ने के बाद मैं आपसे ये उम्मीद कर रहा हूं कि आपको अब मुझे यहां बताने की जरूरत है। थ्योरी तो अपने हिसाब से मैं कर रहा था, आपको क्या लग रहा है कि इस तरह की प्रोग्रामिंग स्किल कराने से आपका बेनिफिट होना है या नहीं होना है और मुझे क्या चेंजेस करना चाहिए। प्लीज आप कमेंट करके बताइए, जिससे मैं आपके लिए और बेहतर से बेहतर एनर्जेटिक तरीके से और एफर्टेबल तरीके से मैं आपके लिए हेल्पफुल हो पाऊं और आपको डेफिनेटली बता पाऊं किस तरह से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की स्किल आप में बिल्ड करें। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू सो मच। मीट नेक्स्ट क्लास इन नेक्स्ट टाइम।